सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूसेट एग्जाम 2020-24 की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 4 यानी कि क्लास नंबर 4। आपको पता है हम लोग यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। 3 क्लासेस इसके अंदर ऑलरेडी मैंने डाल दी हैं और वो चेकआउट आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ये एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 4 आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं और हर एक पार्ट के अंदर हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, 10 एमसीक्यूज को हम कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे आप लोग बताइए कि आपके कितने स्कोर यहाँ पे बन रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स वॉच एंड लिसन टू द वीडियोज ऑफ ए लेक्चर बिफोर कमिंग टू द क्लास, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे देखिए हिंदी के अंदर भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कक्षा में आने से पूर्व विद्यार्थी व्याख्यान के वीडियो देखते और सुनते हैं, यह किसका उदाहरण है। मतलब एक्चुअल जो क्लास होती है उस क्लास को होने से पहले स्टूडेंट जो है अपने खुद से कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने की कोशिश करता है, मतलब वीडियोस को देख रहा होता है सो दैट उसके कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से क्लास के अंदर क्लैरिटी मिले। तो इस तरह के कंसेप्ट को, इस तरह की जो मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, लेक्चर मेथड कहते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग कहते हैं या फिर प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट है ट्रेडिशनल कंसेप्ट से हट के है, एक मॉडर्न कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं वो है फ्लिप्ड क्लासरूम। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपने सुना होगा फ्लिप्ड लर्निंग होती है या फ्लिप्ड क्लासरूम की बात हम लोग करते हैं, और एक होता है हमारे पास में ब्लेंडेड क्लासरूम या फिर ब्लेंडेड लर्निंग भी आप इसको कह सकते हैं, लर्निंग मेथड भी कह सकते हैं। तो फ्लिप्ड क्लासरूम इसका सही आंसर है। अब फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब है जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर आपका टीचर आता है और वो आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट पहले घर से खुद से तैयारी करके नहीं आता। तो ये हमारा हो गया बेसिकली, ये लेक्चर मेथड के अंदर आ गया जो पुराने टाइम से आपका चलते आ रहा है। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम की बात करें तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या है, अवेयरनेस उनके अंदर रहती है। किसी भी टॉपिक को क्लासरूम के अंदर कौन सा टॉपिक होना है ये उनको पता रहता है, तो उसके लिए वो पहले से तैयार होके आते हैं, कुछ अपनी नॉलेज को गेन करके आते हैं, प्रायर नॉलेज को लेके आते हैं। तो उससे क्या होता है, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट को भी हेल्प मिलती है और टीचर को भी इसके अंदर काफ़ी ईजी लगता है बच्चों को एक्सप्लेन करना। तो इसको हम फ्लिप्ड लर्निंग कहते हैं। अब इसके अंदर ब्लेंडेड अगर आपके पास में आ गया, ब्लेंडेड लर्निंग किसे कहते हैं, कभी ये कंसेप्ट भी पूछ लिया जाता है तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये ब्लेंडेड लर्निंग वो होती है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेक्चर मेथड मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है प्लस इसके अलावा फ्लिप्ड मेथड है, दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो इसको हम इन दोनों मेथड को जब यूज कर रहे हैं हम किसी क्लासरूम के अंदर, किसी मेथड के अंदर, तो उसको ब्लेंडेड लर्निंग बोला जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसके अंदर सही आंसर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इन ए क्लासरूम एन इफेक्टिव लिसनर। अब आपसे बोला है एक इफेक्टिव लिसनर कौन होता है, मतलब एक प्रभावी श्रोता कौन होता है। रेसिस्ट डिस्ट्रैक्शन, सीक्स डाइवर्जन, प्रेफर्स मैसेज फिल्टरिंग या फिर जजेस द मैसेज डिलीवरी स्टाइल। यानी कि आपसे बोला गया है इन ए क्लासरूम के अंदर इफेक्टिव लिसनर क्या करता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो यही आपका सही आंसर होगा, रेसिस्ट डिस्ट्रैक्शन। तो एक इफेक्टिव लिसनर की जो आपकी बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, ध्यान भंग होने का प्रतिरोध करता है, मतलब रेसिस्ट करता है डिस्ट्रैक्शंस को, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस उसे क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश सभी को करते हैं। बट एक जो लिसनर होता है, इफेक्टिव लिसनर तब बनता है जब वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो वो रेसिस्ट करता है उस चीज को, बार बार जो उसका ध्यान भटकता है उसको वो कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करता है। तो इसको हम एक इफेक्टिव लिसनर कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन इज डन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के जो आपको इवेल्युएशन की मेथड है वो यहाँ पे दिए गए हैं। लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आप लोगों को ये चीजें एक्सप्लेन करी थी, समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन के नेचर को समझना है। उसमें बोला गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज डन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके दौरान ही हो रही है, मतलब अलॉन्ग विथ, इसी के साथ चल रही है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी चल रही है और साथ में आपकी इवेल्युएशन की प्रोसेस भी चल रही है, दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। तो इसको हम कौन सा इवेल्युएशन कहते हैं? इसको हम लोग फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है? जब हम लोग एंड में बात करते हैं, एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द ईयर, या फिर फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, इस तरह की जो चीजें हैं वो आती हैं समेटिव के अंदर। लेकिन ऑनगोइंग जो आपकी इवेल्युएशन होती है वो आती है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर। ठीक हो गई बात? तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं आपको लर्निंग की, और आपसे बोला गया है कौन सा इसके अंदर नहीं है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब जो लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर नहीं आता है वो कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बिल्कुल सही आंसर है, सही है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलती है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, ये आप लोगों को भी पता होगा। एक इंसान लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखते रहता है। ये सीखना जस्ट बुक नॉलेज नहीं है, और सारी चीजें भी एक आदमी जिंदगी भर सीखते रहता है। दूसरे की बात करें, लर्निंग इज ए टेम्पोररी चेंज इन द बिहेवियर, इसको हम बात करेंगे अभी। थर्ड ऑप्शन की बात करें, लर्निंग इज द प्रॉम्प्टेड बाय इंडिविजुअल नीड, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए हमारी जो नीड होती है, जिस तरह की नीड होती है उसी हिसाब से हम लोग सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पॉलिटिकल की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, तो एमबीबीएस की नॉलेज यानी कि डॉक्टरल, यानी कि आपको उस तरह की मेडिकल फील्ड की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वकील बनना चाह रहे हैं, तो आप एलएलबी की करेंगे यहाँ पे, तो उस तरह की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं लर्निंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट होती है किससे, इंडिविजुअल नीड से। अलग अलग नीड्स हो सकती है एक एक इंडिविजुअल की। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। बिल्कुल ट्रांसफरेबल है लर्निंग, क्योंकि अगर आपने कोई चीज सीख ली, ए पर्सन ने कोई चीज सीखी, वो बी को यहाँ पे सिखा सकता है, बी वही चीज सी को सिखा सकता है। इस तरीके से हम जो है लर्निंग को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन 2 के अंदर देखेंगे, लर्निंग इज टेम्पोररी चेंज इन बिहेवियर, ये गलत ऑप्शन यहाँ पे है, तो यही सही आंसर आपका बनेगा। ये आपका प्रीव्यू में नहीं आता किसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग के अंदर, क्योंकि लर्निंग जो है ये टेम्परेरी नहीं है, ये क्या है आपका परमानेंट चेंज है। इसको हम कहते हैं लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। तो ये हमारा लर्निंग की डेफिनेशन होती है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास में है, द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर ऑन विच NPTEL कोर्सेज आर सीन वॉज क्रिएटेड बाई। अब यहाँ पे देखिए कोर्स बिल्डर बेसिकली एक जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया गया था, जो कि था आपका ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ये, जिसमें कि NPTEL के जितने भी आपके कोर्सेज हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, वहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये किसने क्रिएट किया था, तो ये किया था आपका किसने, गूगल ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। 2012 के अंदर ये क्रिएट किया गया था। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी ईयर में कोर्स बिल्डर आपका तैयार हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो है। और दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है किसने तैयार किया था, या तीसरा पूछा जा सकता है इसके अंदर आपकी कौन सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है। तो इसमें पाइथन जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो यहाँ पे यूज की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ए चाइल्ड हु फील्स इट डिफिकल्ट टू डू ए टास्क अलोन is able to do it better with the help of more skilled peers and adults, it is termed as। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, अब अकेले काम करने में उसे कठिनाई हो रही, लेकिन वो क्या है, जब कोई उसकी मदद कर रहा है, कोई पीयर्स यानी कि उसका साथी उसको मदद कर रहा है, या फिर कोई अडल्ट उसकी मदद कर रहा है, तो उस काम को आसानी से कर लेता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, देखिए अकोमोडेशन कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, असमिलेशन कहते हैं, या इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आपने यहाँ पे एक थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि इसके अंदर क्या होता है, मैं एक बार आपको समझाता हूँ, फिर किसकी थ्योरी है उससे बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पे ये जो एक एरिया है, इसमें स्टूडेंट 3 एरिया में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले इसको आपको समझना है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये वाला एरिया आप समझ लीजिएगा, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं
कि ये वो वाला जोन है जहाँ पे स्टूडेंट क्या है कोई भी टास्क नहीं कर पाता है, विद हेल्प भी वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ये जोन वो वाला जोन आ गया, ये पूरा का पूरा जोन, ठीक है। और इस जोन की अगर हम बात करते हैं, ये वाले जोन की, हम अंदर वाले जोन की अगर बात करें, ये वो वाला जोन है जहां पे वो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहा है, मतलब किसी की हेल्प के बिना भी वो काम कर ले रहा है, वो टास्कों को कंप्लीट कर ले रहा है, वो ये वाला जोन आपका अंदर का जोन है। तो बचा कौन सा जोन? ये बाहर का जो जोन बचता है, ये वाला जो जोन बचता है, एक मिनट मैं इसको स्केच चेंज कर लेता हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी इसके अंदर मिल जाएगी। ये जोन जो बच रहा है अंदर का, इस जोन को हम लोग कहते हैं, ये वो जोन है जहां पे टास्क करना उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो खुद से भी वो चीज को नहीं कर पा रहा है। तो कैसे करेगा? वो टास्क को कंप्लीट तो करेगा, लेकिन किसी की मदद से करेगा। किसी जो स्किल्ड पीयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी मदद से कर सकता है, या फिर कोई अडल्ट की मदद से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली मेंबर की किसी की हेल्प ले ली बच्चे ने, या टीचर की हेल्प ले ली, या अपने स्टूडेंट क्लासमेट की हेल्प ले ली, तो वो वाला जोन इसको हम कहते हैं। जो ये आपको नीला वाला दिख रहा है, इसको हम ये वाला जोन मानते हैं। तो ये जोन जो कहलाता है, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये ZPD इसको शॉर्ट में बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की की ये थ्योरी है, आपने पढ़ी होगी, तो इसके अंदर इसको अच्छे से समझाया गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये वो वाला जोन होता है जिसके अंदर स्टूडेंट क्या है, किसी की हेल्प से तो वो काम कर सकता है, बट अपना खुद से इंडिपेंडेंटली वो काम नहीं कर सकता है। तो क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 7 की हम यहाँ पे बात करेंगे। द फोकस एरियाज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आर। अब आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लाई गई है इंडिया के अंदर, तो उसमें क्या क्या यहाँ पे, और ये थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आपको ये ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए मेन फोकस क्या क्या है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी कॉलेजेस, सेकंड है सेटिंग ऑफ ए स्किल मिशन इन द रूरल इंडिया, थर्ड है इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग इन द एजुकेशनल सेक्टर, फोर्थ है इम्पार्टिंग द होलिस्टिक एजुकेशन, लास्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द हायर एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं, तो इसके अंदर जो सही आंसर बनता है वो क्या है, कौन कौन से ऑप्शन है? देखिए सबसे पहले देखिए इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग इन द एजुकेशनल सेक्टर, ये सही ऑप्शन है। दूसरा है इम्पार्टिंग द होलिस्टिक एजुकेशन, ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, ये तीन ऑप्शन इसके अंदर सही बनते हैं। तो ऑप्शन में आपको कौन से ऑप्शन दिख रहा है? CDE, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा, तो यही फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है बात, बाकी के ये इसके एम नहीं है, बेसिकली फोकस इस पे नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। यहाँ पे 8th क्वेश्चन हमारे सामने है। 8th क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, ए ग्रुप ऑफ DTH चैनल डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम इन 24/7 बेसिस। ये क्वेश्चन इसी तरह का लास्ट में मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो चीजें हैं। देखिए, एक तो आपके पास में क्या है, ये वाला स्वयं है, ठीक, और एक आपके पास में क्या है, स्वयं प्रभा। ठीक, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये दोनों चीजें अलग हैं। देखिए ये जो है ओपन सोर्स का आपका बेसिकली ई कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा स्वयं के अंदर, और स्वयं प्रभा क्या है, ये आपका D2H चैनल है, बेसिकली DTH चैनल है, जिसमें आपको टेलीविजन पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, डायरेक्ट टू होम इसको हम लोग कहते हैं, DTH का फुल फॉर्म होता है। तो इसके अंदर आपको टीवी के थ्रू आपको बेसिकली इसके अंदर पढ़ाया जाता है। ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो चालू किए जाते हैं IIT के द्वारा, या फिर अलग अलग IISc के द्वारा। ये प्रोग्राम जो प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो वहाँ पे सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ पे रिमोट एरियाज़ हैं, तो रिमोट एरियाज़ के अंदर आपको पता है वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम सबसे अधिक रहती है। तो वहाँ पे जहाँ पे नेट भी ना चल पाए, इंटरनेट काम भी ना करे, तो टीवी एटलीस्ट वहाँ पे चलती है, तो टीवी के थ्रू भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो यही आपका क्या है, स्वयं प्रभा के अंदर यहाँ पे है। तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा, इसमें 40 जो चैनल हैं वो यहाँ पे होते हैं।
तो ये स्वयं प्रभा सही आंसर आपका बनेगा। ये 24/7 चलता है, दिन के 6 बार ये रिपीट होता है, पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो यहाँ पे रिपीट होता है। 40 इसके अंदर टोटल चैनल हैं। ये सारे जो आपके फैक्ट्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे देखें 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको यहाँ पे लेवल दिए गए हैं टीचिंग के। इन तीनों टीचिंग के लेवल की मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बात करी थी, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहला लेवल मेमोरी लेवल होता है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग होता है, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है किस पे फोकस किया जा रहा है, कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी लर्निंग, मतलब रोड लर्निंग की बात हो रही है, मेमोराइज करने की बात हो रही है, याद करने की बात हो रही है, और उस जो याद की गई चीज है उसको प्रेजेंट करने की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, ये मेमोरी लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन है। मेमोरी लेवल के अंदर ही यही चीज की जाती है, कहीं पे अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। जो आपने कैप्चर किया, कैप्चर करना मतलब हो गया याद करना, उसी याद करने को आपने सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट कर दिया। मतलब आपने जैसे कोई भी पोयम याद करी, उस पोयम को आपको आपने सुना दिया, तो ये मेमोरी लेवल के अंदर यहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बनेगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है उसको ध्यान से आपने समझना है। इसको आपको सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज करना है। स्टेजेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। आपको पता है एक्टिव लिसनिंग के और पैसिव लिसनिंग दोनों चीज होती है। तो एक्टिव लिसनिंग के जो फेजेस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं और उनको आपको सही क्रम में यहाँ पे लगाना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग है, रिमेंबरिंग है, रिस्पॉन्डिंग है, रिसीविंग है, इवेल्युएटिंग है। तो इनको आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। कोई भी चीज है, कोई भी नॉलेज है, कोई भी फैक्ट है, कोई भी बात है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको सबसे पहले रिसीव किया जाता है। तो डी ऑप्शन को सबसे पहले देखेंगे तो आपका आंसर वैसे ही सही हो जाएगा। डी ऑप्शन फर्स्ट में कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर बन जाएगा। लेकिन और भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले रिसीव किया, उसके बाद हम उसको समझते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, समझते हैं उस चीज को। समझने के बाद में क्या करते हैं हम लोग, इवेल्युएट करते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अब उसके बाद इवेल्युएट करने के बाद में हम क्या करते हैं, रिमेंबर, मतलब याद रखते हैं चीजों को। समझने के बाद इन फ्यूचर हम उस नॉलेज को यूज करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे याद करते हैं। और फिर लास्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फीडबैक से हो गया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा DAEBC। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ये सही सीक्वेंस आपका दिया गया है। तो ये होता है एक्टिव लिसनिंग का जो सही क्रम है, सीक्वेंस है, ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है बात। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हमने आप यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इनको सभी को आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन के तरीके से नहीं देखना है। आपने एक क्वेश्चन में कम से कम जितने ज़्यादा कंसेप्ट हैं सीख सकते हैं उनको आपको सीखना है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एज इट इज़ ना भी आए, बट यहाँ पे कंसेप्ट आपका कभी भी खाली नहीं जाता है, कंसेप्ट से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।